गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम 7th NCERT कल स्टार्ट किए थे, राइट। 7th NCERT में हमने कौन कौन से चैप्टर देखे थे। फर्स्ट चैप्टर था चैप्टर ऑन इक्वालिटी, राइट। तो इक्वालिटी हमने देखा था, देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्वालिटी, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनली हमें तीनों एश्योर्ड हुई है, बट इक्वली कौन सी, हम पॉलिटिकल जो इक्वालिटी बोलते हैं, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर्ड हुई है। अदर 2 जो इक्वालिटीज़ है, मतलब सोशल एंड इकोनॉमिकल, दैट इक्वालिटीज़ आर बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू हम देखते हैं। वो आगे में जब आप DPSP पढ़ोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। और वो सोशली हमें देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली उतनी वो निगेट नहीं हुई है या अभी तक कम नहीं हुई है। तो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी हम देखते हैं। तो इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में किस तरह से होती है वो हमने लास्ट सेशन में देखा था, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। इश्यूज़ हमने देखा था कि कौन कौन से इक्वलिटी के इश्यूज़ हैं इन अदर डेमोक्रेसी। जैसे एग्जांपल लिए थे कौन सा, US में ब्लैक एंड वाइट का, है ना, तो उसके थ्रू डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वलिटी देखी जा सकती है। तो ये सारा पोर्शन हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे, और हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट था फिर, 3rd गवर्नमेंट, राइट। वही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे। चैप्टर 3, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट था। 6 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही दी है जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारा कौन सा, स्टेट का। तो स्टेट का अगर एक गवर्नमेंट सिस्टम हमने अगर पढ़ लिया तो सेम गवर्नमेंट सिस्टम हमें कहाँ मिलेगी, एट द लोकल लेवल एंड एट द नेचर, ठीक है। सेम मतलब नेचर, उसका नेचर जो रहेगा वैसे ही हमें कहाँ देखने को मिलेगी, एट अ सेंटर एंड इन द लोकल गवर्नमेंट आल्सो। लोकल गवर्नमेंट हमने जब देखा था एट अ रूरल लेवल, कौन कौन सा था, जैसे हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का देखा और विलेज पंचायत का देखा। तो क्या था फॉर्म, सिंपली पीपल्स और द विलेजर्स हु अटेन द एज ऑफ 18 और पीपल्स अबोव द 18 एज क्या करते थे, इलेक्ट करते थे, है ना। किसको इलेक्ट करते थे, 1 वार्ड मेंबर। सो देयर इज द डिफरेंट नंबर ऑफ वार्ड एंड हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ पंच, ओके। सो एवरी पर्सन जो भी वोटर्स होते थे वो सब उनको चुन के देते थे। चुनने के बाद वहाँ से पंच इलेक्टेड होते थे। पंच इलेक्ट होने के बाद वहाँ से एक सरपंच चुना जाता था। अभी डायरेक्ट इलेक्शन है तो डायरेक्टली सरपंच को सारे लोग चुन के देते हैं, ठीक है। वो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा। किस तरह से वो काम करते थे, तो उनकी एक सभा होती थी जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। और उस ग्राम सभा में सभी लोग बैठते थे, जितने भी वोटर्स हैं और जितने भी इलेक्टेड पर्सन आए हैं, और वो जो गवर्नमेंट चला रहे। तो एक विलेज को अगर हम देखेंगे तो किस तरह से था हमारा विलेज में गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह से चलती थी। तो एक विलेज में जितने भी एरिया है ना, जो भी विलेज का एरिया होगा, अगर ये एरिया ऑफ बाउंड्री है ना, ओके। और तो उसको हम किस में डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ वार्ड्स में डिवाइड करते थे। और नंबर ऑफ वार्ड्स में डिवाइड करने के बाद हम क्या करते थे, हर एक वार्ड से एक पर्सन्स को, पंच को हम चुन के देते थे। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अगर 12 मेंबर्स बॉडी हो जाएगी, 12 या 13, ओके। तो 13 मेंबर बॉडी हो जाएगी। तो 13 मेंबर हम चुन के दिए, प्लस एक सभी गाँव वाले, है ना, क्या करेंगे, जो अबो 18 एज है वो एक सरपंच डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, ओके। ये बन गया गवर्नमेंट। अब ये क्या करेंगे, 1 सरपंच एंड 13 पंच मिलकर गांव को एडमिनिस्ट्रेशन, गांव को गवर्न करेंगे, है ना, जिसको हम बोलते हैं सरकार चलाएंगे, शासन करेंगे, ओके। बराबर इस तरह से वर्क चलता था। ये सभी एक साथ मिलके सब गांव के जो भी डिसीजन है, मेजर डिसीजन है, जो भी डेवलपमेंटल वर्क है वहाँ का, जो भी रास्ता अगर बांधना हो, इलेक्ट्रिसिटी, अगर कहीं पोल गाड़ना हो, कहीं गार्डन को अच्छा करना हो, कोई लाइब्रेरी डालनी हो, जो भी चीज़ उनको करना है वो सारी चीज़ कहाँ पे करते थे, उस गांव में वो शासन चलाते थे। इसके लिए साल में एक बार क्या होता था, तो साल में 2 बार, है ना, 2 बार, या हम 2 मोर देन 2, तो मोर देन 2 क्या होती थी, ग्राम सभा। तो इनडायरेक्टली हम क्या बोलते थे, जो भी गवर्नमेंट को काम करना है, मतलब उस गांव में जो भी वर्क करना है, उसके लिए जो भी डेवलपमेंटल प्लान है उसके लिए क्या बैठते थे, ग्राम सभा होती थी। क्या होती थी, देखो रिकॉल करो एक बार,
एक बार ग्राम सभा होती थी, उस ग्राम सभा में कौन रहते थे? ऑल द मेंबर्स, ऑल द वोटर्स इन द विलेज, उस गांव के सभी वोटर्स, जितने भी वोटर है सब वोटर होते थे, ठीक है। उन वोटर के सामने और कौन रहते थे? सरपंच, सरपंच प्लस पंच प्लस सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन होता है? ग्राम सेवक। तो साथ में कौन होता था? ग्राम सेवक, पंचायत सेक्रेटरी बोलेंगे हम उसको, ठीक। और यहाँ पे कौन रहेंगे? उस गांव के सारे लोग, जितने भी वोटर्स हैं, सारे वोटर्स इस स्टेट में रहेंगे। और इसमें क्या क्या प्लान होता था? जो भी गांव को डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो जो करना है, उनका एक प्लान रहता था। उसके ऊपर सब गांव के लोग क्या करते थे? डिस्कस करते थे। जैसे बीपीएल का प्रॉब्लम हो तो बीपीएल की स्टोरी आपने अगर पढ़ा होगा तो आप एक स्टोरी दी है कि 2 फार्मर्स है ना, एक लेबरर है, लेबर है, वो उसका लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन कोई पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा ज़मींदार है, उसके कुछ दोस्त है, उनका नाम बीपीएल लिस्ट में। तो वहाँ पे पूछा जाता है कि ये लोग किस तरह से है, ये इनका बीपीएल में नाम का कैसे? इनके पास 10 एकड़ की ज़मीन है, इनके बिजनेसेस है, तो भी इनका बीपीएल में नाम है। और एक हमारा हरी है जो एक खेती में काम करता है, लेबर है ना, वर्क करता है, और उसका नाम नहीं, उसके पास घर भी नहीं है, तो भी उसका बीपीएल में नाम है, ठीक है। तो फिर ये सवाल पूछे जाते हैं, तो फिर पंच बोलते कि नहीं, वो पंच सेक्रेटरी को पूछते कि इनका नाम क्यों नहीं है, तो नहीं, हम गए थे तब वो घर पर नहीं थे। इस तरह से स्टोरी है वहाँ पे। तो इसका मतलब गांव में जो भी डेवलपमेंट, एक वो वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम था, वो डिस्कस करते थे। तो ये ग्राम सभा अभी बताने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट अभी पढ़ने जाएंगे, तो सेम कंसेप्ट हम वहाँ पे लाना है हमें। तो ग्राम सभा में क्या डिस्कस होता था? कौन सा डिस्कशन चलता था? डिस्कशंस अबाउट द डेवलपमेंटल प्लान्स, जो भी होते थे वो सारे डेवलपमेंटल प्लान्स यहाँ पे डिस्कस होते थे, और वो डिस्कसिंग प्लान्स करके वहाँ पे शासन चलता है। सेम हम अभी देखना है स्टेट में किस तरह से गवर्नमेंट चलती है। तो स्टेट में गवर्नमेंट के लिए क्या है? हमने 3 लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट हमने ऑलरेडी देखा है। उसमें से स्टेट गवर्नमेंट में रन करने के लिए क्या होते हैं? हम किसको इलेक्ट करते हैं? सबसे पहले जिस तरह गाँव के लोग इलेक्ट करते हैं, उसी तरह एक अगर महाराष्ट्र स्टेट है, राइट, अगर ये महाराष्ट्र स्टेट है, तो इस महाराष्ट्र स्टेट के लिए हम क्या करेंगे? एक असेंबली होगी। मतलब सबसे पहले हम क्या चुन के देंगे? एमएलएज। किसको चुनेंगे? एमएलएज। तो हम जितना भी हमारा एरिया है एंड पॉपुलेशन है, तो अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे कंट्री को, यानी स्टेट को जितने एमएलएज की टोटल नंबर ऑफ, यानी क्या है, नंबर ऑफ सीट्स है, उसको हम असेंबली कहते हैं, एंड असेंबली सीट्स। तो टोटल असेंबली सीट जैसे 288 इतना है, तो हम 288 लोग चुन के देंगे, है ना। तो एमएलए उसके लिए क्या रहेगी? हर एक इसकी एक क्या बताओ, हमने पढ़ा है अभी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम किसको चुन के देंगे? एक एमएलए। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से इन द स्टेट इट इज़ द एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हु रिप्रेजेंट द पीपल। ओके, एमएलए एंटर द असेंबली। फिर ये एमएलए जितने भी, अभी 288 एमएलए अगर हमने चुन के ला लिए, तो इनके एक असेंबली बैठेंगी, उसी को क्या बोलते हैं हम? स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे ये वर्क करते हैं। सो एवरी एमएलए इज इलेक्टेड फ्रॉम द वन एरिया, दिस इज नोन एज द, ये जो एरिया हमने डिफाइन किया है वो एरिया क्या है? तो हर एमएलए की अपनी अपनी क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलेगी हर एमएलए का। अब पॉलिटिकल पार्टी विद एमएलए विन, अभी जितने भी एमएलए चुन के आए उसमें से जिनके पास मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी मतलब मोर देन हाफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो लोग क्या करेंगे? वो गवर्नमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गवर्नमेंट बनाएंगे। इसीलिए अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए विन्स मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट गेट द मेजॉरिटी, उनको क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी वर्ड यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, एंड द पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड एज रूलिंग पार्टी। तो जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी, किसकी गवर्नमेंट बनेगी? सिंपली गवर्नमेंट किसकी बनेगी? जिसके पास मेजॉरिटी है, जिसके पास मोर देन हाफ नंबर ऑफ एमएलए। एग्जाम्पल, अगर 288 एमएलएज है तो उसमें से कितने? उसमें से 144 अबोव, 144 प्लस 1 मतलब क्या होगी? मेजॉरिटी। और जो गवर्नमेंट चुनेगा, जो पार्टी का रूलिंग, उसको क्या बोलेंगे? जिसकी गवर्नमेंट रहेगी
उसको हम बोलते हैं, कौन सी पार्टी बोलते हैं हम उसको? रूलिंग पार्टी, ठीक है, उसको हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, ठीक है, समझ में है? उसको हम रूलिंग पार्टी करेंगे। ऑल द मेंबर्स आर कॉल्ड एज द, एंड जो अदर मेंबर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? अपोजिशन। तो एवरी गवर्नमेंट हैज़ द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी कौन रहेगी? जो गवर्नमेंट जिसकी फॉर्म हुई है वो रूलिंग पार्टी। वर्किंग, अभी ये गवर्नमेंट किस तरह से चलती है? वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड, कौन कौन होगा? देखो अभी, एक गवर्नर, लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट में कौन कौन हो गए स्टेट के? जिस तरह से हम नेशनल में कहते हैं, नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड चीफ मिनिस्टर और एंड काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी तरह यहाँ पे भी कौन रहेगा? गवर्नर। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इंक्लूड, कौन कौन है ऑर्गेनाइजेशन में? गवर्नर है, लेजिस्लेटर है एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। एवरी स्टेट ऑफ इंडिया क्या होता है? हर एक स्टेट, अभी जैसे महाराष्ट्र हमने बोला उस तरह से जितने भी स्टेट है, हर स्टेट में एक क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कितना रहेगा? 5 years। एंड अभी ये सारा बेसिक पार्ट है। द हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलेंगे? गवर्नर को। हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज, अभी दो चीज़ है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो रूल करता है उसको हम हेड ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, और वो होता है हमारा क्या? स्टेट में अगर हम देखेंगे तो हेड ऑफ द स्टेट होगा हमारा गवर्नर, हेड ऑफ द स्टेट, है ना। राज्य का हेड जिसको बोलते हैं हम, वो होता है, अगर देश का बोलेंगे तो प्रेसिडेंट। 1 minute आई कैन टेल यू ना, ओके। आपका क्लास हो चुका है ना, इनका क्लास होने का है, तो मुझे इनके लिए पढ़ाना है, ओके। तो हेड ऑफ द स्टेट में हम जब बात करते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। और जनरली हेड ऑफ द गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो हम किसको बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्हाई? बिकॉज, क्यों बोलते हैं, क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऑल द पावर्स जो भी गवर्नमेंट के है रन करने के लिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट के हो या फिर गवर्नर के हो, वो कौन चलाता है? स्टेट में सीएम और सेंटर में पीएम, ओके। सो दैट इज़ वाई हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट जनरली एज ए डी फैक्टो रूलर, है ना, डी फैक्टो, नॉट अ नॉमिनल। नॉमिनल नहीं क्या? नहीं, डी फैक्टो मतलब जो रूल करता है। तो रूल कौन करता है? स्टेट में सीएम करेगा और नेशनल लेवल पे पीएम करेगा, ठीक है। सो हेड ऑफ कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, वाइल द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड कौन रहेगा? चीफ मिनिस्टर। और ये अभी नेशनल लेवल पे क्या रहेगा? असेंबली को क्या कहेंगे? देखो साथ में ही चलते हैं हम, ठीक है। अभी एवरी स्टेट के लिए, तो इंडिया के लिए फॉर द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या रहेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह क्या रहेगा? पार्लियामेंट, राइट, ओके। और हेड ऑफ नेशन कौन है? हेड ऑफ नेशन प्रेसिडेंट, ओके। और गवर्नमेंट का हेड कौन रहेगा? पीएम। गवर्नमेंट हेड इज पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। तो पीएम एंड काउंसिल ऑफ, ये हम इसलिए बोल रहे हैं अभी क्योंकि इनके हाथ में सारे रूलिंग्स या सारे पावर्स होते हैं। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम टाइम जो आर्टिकल 74-75 जो कहता है हमारा, है ना, कि प्रेसिडेंट को सारे एडमिनिस्ट्रेशन करने के जो पावर्स होते हैं वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की जब हम बात करते तो प्रेसिडेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के कौन होता है? प्रेसिडेंट। नेशन ऑफ द हेड प्रेसिडेंट, ओके। बट स्टेट यानी गवर्नमेंट हेड इज द पीएम, ओके। सेम टाइम इन द स्टेट हेड ऑफ स्टेट गवर्नर, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, उसी के नाम के सारे जो भी आपका लिखा पढ़ी जो भी रहेगा उसी एंड सील के सिग्नेचर से सब सारे आपके डिसीजंस लिए जाते हैं। वो डेलीगेटेड डिसीजंस होते हैं।
ठीक है, वो हम बाद में पढ़ते रहेंगे। तो ये चीफ ऑफ मिनिस्टर समझ गया। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी हु फॉर्म द गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा, फिर कौन डिसाइड करेगा, रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी। जो उनके एमएलएज है रूलिंग पार्टी के, वो रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। जो चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको ओथ अपॉइंट कौन करेगा, उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा। कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करता है। और गवर्नर अपॉइंट करने के बाद अभी ये कौन किसका नाम सामने आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, पार्टी चीफ्स, है ना। इन जनरल में कौन डिसाइड करेगा, पार्टी के चीफ। जैसे अभी किसको बनाया हमने, नरेंद्र मोदी को, तो किसने डिसाइड किया, ये पार्टी ने, रूलिंग पार्टी ने डिसाइड किया। और रूलिंग पार्टी हु इज दिस, आइदर इन द अलायंस फॉर्म और इन द सिंगुलर पार्टी। जैसे अभी की अगर हम अभी की बात करें तो कौन है अभी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, बट इट इज़ द इन द अलायंस फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, अलायंस, एनडीए, है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एनडीए गवर्नमेंट, जो भी उनके घटक दल है, जो भी दल, जितने भी दल साथ में आए, जितनी भी पार्टीज साथ में आई है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी को एज अ पीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे और हम इसको पीएम बनाएंगे। तो जब उन्होंने डिसाइड किया, तब उसके बाद जब रूलिंग पार्टी का जो भी प्रेसिडेंट होगा, एनडीए का जो भी हेड होगा, उन्होंने किसका नाम की सिफारिश की थी, पंतप्रधान यानी नरेंद्र मोदी की। देन प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन रहेगा। तो सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखना है, जिस तरह से हमने पंच, सरपंच और पंच की बात करी थी, उसी तरह यहाँ पे हेड कौन रहेगा, देखो सेम कंसेप्ट लाना है। कौन रहेगा, पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करने का राइट जो होता है वो किसको होता है, पीएम को। सेम एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं, अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, बट सिलेक्शन जो है किसको अपॉइंट करना है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, पीएम बताएगा, प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह स्टेट में भी क्या रहेगा, सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। एंड गवर्नर ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, ऐसा लिखा जाता है ना। किस तरह से बोलते हैं कि गवर्नर सब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, शासन करने के अधिकार किसके पास दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, गवर्नर इन द स्टेट एंड प्रेसिडेंट इन नेशंस, मतलब इंडिया, यूनियन, ओके। बट साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया है कि प्रेसिडेंट और द गवर्नर ये अपने विल से गवर्नर नहीं चलाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उनको एडवाइस देने के लिए कौन रहेगा, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हेडेड बाय सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम इन द यूनियन। स्टेट होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द चीफ मिनिस्टर, एंड अगर नेशनल होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों किसके एडवाइस पर, सीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही गवर्नेंस करेंगे। और ये उनके लिए क्या होता है, बाइंडिंग होता है। क्या होता है उनके लिए, बाइंडिंग। उनका डिसीजन जो भी रहेगा वो प्रेसिडेंट को यानी गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट को मानना मंजूर होता है, ओके। सो हम एग्जीक्यूटिव वर्क में अगर इस तरह से, अगर अलग वे में, जब आगे में जब पॉलिटी आप इन डेप्थ में जब पढ़ना चालू करोगे, एज अ चैप्टर वाइज जब जाएंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव वगैरह, तो एज अ एग्जीक्यूटिव का हेड जो हम बोलेंगे वो होता है प्रेसिडेंट, एंड सेम टाइम लेजिस्लेचर का भी हेड होता है प्रेसिडेंट, ओके। जब भी अगर कोई लॉ पार्लियामेंट अगर पास करता है तो वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट। जब तक उसके साइन एंड सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो कार्यान्वित नहीं होता। उसी तरह जब तक प्राइम मिनिस्टर्स ये जो सारा जो वर्क होता है किसका, गवर्नमेंट जो एक्ट करती है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक डिलीगेटरी वर्क से, है ना, डिलीगेट वर्क से क्या होता है, ये गवर्नर और जो भी प्रेसिडेंट है उनके ही सम्मति से किया जाता है। उसके लिए चीफ सेक्रेटरी स्टेट में और सेंटर में होते हैं जो ऑर्डर को पास करते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, समझ गए। तो इस तरह से वर्किंग फंक्शंस होता है, वो हम डिटेल और आगे में आप देखोगे। तो ये अगर ये छोटा किए तो दिखता है क्या, नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। चलो और क्या क्या रहेगा फिर, अभी ये समझ में आए वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से चलेगा। तो कौन कौन सी 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखना है।
स्टेट गवर्नमेंट जो चलती है उसके लिए क्या होती है, हर स्टेट में क्या रहेगा, असेंबली। हर स्टेट में क्या होगी, असेंबली। उस स्टेट में जितने भी नंबर ऑफ एमएलएज है, एमएलए चुन के देंगे, कौन देंगे, उस स्टेट के लोग, पीपल, राइट, है ना। एमएलए चुन के देंगे, जितने भी एमएलए इलेक्ट होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्शन ऑफ एमएलएज, उसी को हम बोलते हैं इलेक्शन ऑफ असेंबली। जब ये इलेक्टेड आएंगे तो सब लोग स्टेट के कहाँ बैठेंगे, असेंबली में बैठेंगे, ठीक है। जितने भी एमएलए जाएंगे उनमें से जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी है वो लोग क्या करेंगे, अपना एक सीएम लीड करेंगे, है ना। और फिर सीएम अपना गवर्नमेंट बनाएगा और सीएम किसको अपॉइंट करेगा, आफ्टर दैट अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ओथ किसकी होती है, चीफ मिनिस्टर की होती है। फिर चीफ मिनिस्टर अपने अपने जो भी पसंदीदा लोग हैं, नज़दीक के लोग हैं, जो भी रहेगा, एमएलए को एज अ मिनिस्टर ओथ देते हैं, ठीक है। और फिर अपॉइंट करने के बाद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। तो जितना भी हमारा स्टेट असेंबली का पॉपुलेशन यानी नंबर ऑफ सीट्स होंगी उसके 15% के अबोव हम क्या नहीं रख सकते, मिनिस्टर्स नहीं रख सकते, है ना। टोटल 15%, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे हमारी 288 है तो 288 का 15% जितना भी होगा तो उतने क्या रहेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रह सकते हैं, ठीक है, वो लिमिट है, तो कितने भी नहीं रख सकते। उसके बाद द लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी लेजिस्लेटिव हमने यहाँ तक देखा कि एमएलए को हमने चुन लिया, एमएलए आए असेंबली में बैठे, एमएलए आए वहाँ से जिसके पास रूलिंग गवर्नमेंट, जिसके पास ज़्यादा पार्टी के पास ज़्यादा सीट्स है, उन्होंने वो रूलिंग पार्टी कहलाएगी, उन्होंने अपना गवर्नमेंट चुना, उन्होंने अपना सीएम डिसाइड किया और सीएम ने अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज किया और एक तरह से गवर्नमेंट बैठ गई। लेकिन असेंबली में होता क्या है, अभी क्या ये है, अपने जो ग्राम सभा बैठती थी वहाँ पे क्या होता था, डिस्कशंस, है ना। किसके लिए डिस्कशंस होता था, फॉर द डेवलपमेंट, जो भी समस्याएं होती थी उसके लिए। उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होगा, फिर बताओ, आप बताओ अभी, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होगा, कौन सी प्लेस है, इट इज़ अ प्लेस वेयर क्या होगा, डिबेट होगा, वेयर द लीडर्स डिबेट एंड डिस्कशंस इम्पोर्टेंट इश्यूज एंड मेक द इम्पोर्टेंट बिल। जिस तरह से कहाँ होते थे, पंच करते थे या फिर ग्राम सभा में होता था। इन एडिशन द लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, also मेड, ओके, एंड नोइंग ऑफ द गवर्नमेंट व्हाट द गवर्नमेंट डज फॉर द पीपल। सो असेंबली एक ऐसा प्लेस है, वहाँ पे सारा डिस्कशन होगा, वहीं पे रूल बनाए जाते हैं स्टेट के लिए। तो दो चीज़ ध्यान में रखना है, पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, और उस स्टेट के लिए जो भी लॉ बनाना है वो काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट से कौन सा विंग करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सिंपल मैनर में हमने स्टेट देख रहे हैं हम इस तरह से, और द गवर्नमेंट वर्क थ्रू द, अभी गवर्नमेंट अकेला काम करेगा क्या, नहीं, उसके लिए क्या है, फिर वेरियस डिपार्टमेंट है, उसको हम पब्लिक डिपार्टमेंट या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगा, एग्रीकल्चर होगा, डिफेंस होगा। अभी स्टेट में डिफेंस नहीं रहेगा, स्टेट में डिफेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डिफेंस ये जो सब्जेक्ट है वो सेंटर लिस्ट में है, किसके लिस्ट में, सेंटर। तो उसके ऊपर जो भी एक्ट है वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट बिल बना सकती है, ठीक है। तो जो भी 3 लिस्ट है उसके लिए हमने डिवीज़न ऑफ पावर किए हैं, क्या किए हैं, डिवीज़न ऑफ पावर। कौन कौन से, सेंटर लिस्ट, सब्जेक्ट जो भी है, कौन कौन से विषयों पर या मैटर पे स्टेट लॉ बना सकता है, समझ गए, कौन कौन के स्टेट के ऊपर लॉ बना सकते हैं। तो कौन से विच सब्जेक्ट स्टेट और सेंटर कैन मेक लॉज, कौन कौन से ऐसे लिस्ट है, तो कौन कौन सा है, सेंटर के लिए सेंटर लिस्ट है, स्टेट का एक लिस्ट है जहाँ पे हम उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, कौन सी, कॉन्करेंट लिस्ट। उसके ऊपर कौन एक्ट बनाता है, बोथ सेंटर एंड स्टेट, मतलब पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे एग्री के लिए कौन वर्क कर सकता है, स्टेट, जो भी ये करना है। तो
ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट, फॉरेस्ट किसके लिस्ट में आता है, स्टेट में, फिर उसमें अमेंडमेंट करके सेंट्रल लिस्ट में या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते हैं। तो सेंट्रल ऐसी लिस्ट जहाँ पे सिर्फ कौन लॉ बना सकता है, सेंटर ही बना सकता है। तो लॉ बनाने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट इन द पूरे देश के लिए, फॉर द कंट्री एंड फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान में रहेगा। तो देखो गवर्नमेंट किसके थ्रू काम करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के काम करने के लिए। गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक, क्या क्या बना सकता है फिर गवर्नमेंट, न्यू लॉ बना सकता है। ओके, और क्या कर सकते हैं, लॉज फॉर स्टेट आर मेड बाय द, और सेंटर के लिए बाय द यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है। एमएलए कौन होता है, इज द मेंबर ऑफ क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या करेगा, किसको कौन रिप्रेजेंट करता है उसको, कि कौन इलेक्ट करता है, बताओ फटाफट। एमएलए इज द मेंबर ऑफ असेंबली, जिसको लोग चुन के देंगे। ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इन दिस वे ही रिप्रेजेंट द पीपल। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ, अभी ये समरी है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड होगा, हर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट इज़ एन एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंसी। दीज एमएलए बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टी विद एमएलए ओन मोर देन, कितने नंबर होंगे, मोर देन हाफ constituencies, a state can be said to be the majority। जो पार्टी को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एमएलए चुन के आएंगे वो पार्टी का क्या रहेगा, मेजॉरिटी रहेगा। ठीक है, मेजॉरिटी जिसके पास, जो पार्टी को क्या है, मेजॉरिटी है, वो क्या करेगा, बिकेम द रूलिंग पार्टी, जिसके पास ज़्यादा ये है, ये हमने देखा। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इलेक्ट देयर लीडर्स हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर, एंड द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल ऑफ एज अ मिनिस्टर। ठीक है, तो हमने सारा ये समरी है। तो इतनी समरी भी अगर पढ़ लिए तो स्टेट गवर्नमेंट का हमें फंक्शंस पता चल जाएगा। सम ऑफ द एमएलएज हैव द, अभी एमएलएज के पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, दो, अपने कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना, जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो इलेक्ट होके आए हैं, बराबर है। और दूसरा, अगर वो मिनिस्टर होता है तो मिनिस्टर का काम करना। तो कोई हर एमएलए रहेगा क्या, नहीं। सम एमएलएज हैव द ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि अभी फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे है, या अदर उदय सामंत है, जो भी ऐसे लीडर हैं जो एज अ मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं और एज अ मेंबर भी है, तो उनको ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक लोगों को रिप्रेजेंट भी कराना है और गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का उनको काम भी करना है। और जो भी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होता है वो सब एमएलए एंड अदर एज वर्क एज अ मिनिस्टर। दूसरा, असेंबली में क्या होगा, असेंबली में सारे लोग एक असेंबली में बैठेंगे, बैठ के जो भी मैटर है, जैसे अभी बीच में मैटर चल रहा है कौन सा, पार्लियामेंट में मणिपुर के लिए बोलना चाहिए, तो उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। इसी तरह हमारे स्टेट में भी अभी कल का ये है, वाइट पेपर ला लिए है। वाइट पेपर पता है, नहीं, गवर्नमेंट ऑथराइज करती है पार्लियामेंट में, जब कोई या असेंबली में कोई किसी के ऊपर अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके ऊपर एक श्वेत पत्रिका आती है कि गवर्नमेंट में एक्चुअली में क्या क्या काम हुआ है ना, तो उसको वाइट पेपर इशू बोलते हैं। वाइट पेपर में कोई भी झूठी बात होती नहीं है, जो गवर्नमेंट की अभी की जो कंडीशन होती है, जो जो उन्होंने काम किया है, उस कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी हो, उसके ऊपर वाइट पेपर निकलता है, तो वाइट श्वेत पत्रिका बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आपने यानी सुना होगा कि 2-3 जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र से निकल गए, तो उसी के लिए अभी स्टेट असेंबली में जो सेशन चल रहा है ना, कौन सा मानसून सीजन में चल रहा है कि सेशन में कि पूछा था कि हमारे यहाँ से कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ जो वो यहाँ पे गई है और उसका क्या स्टेटस है। तब बताया कि 2 to 3 जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो महाराष्ट्र में, उनके साथ क्या चालू था, बातचीत चालू थी, होने वाला था, लेकिन वो फिर गुजरात गवर्नमेंट के साथ टाइप होके वहाँ पे अपना इंडस्ट्रीज, जैसे सेमीकंडक्टर का जो प्लान था सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, है ना, हाँ, तो ऐसा जो इसको बोलते हैं, ये है गवर्नमेंट का वर्क। तो असेंबली में जब आएगा एमएलए तो क्या क्या करेंगे,
वो वहाँ पे डिबेट करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है उसके बारे में चर्चा होगी, जो भी लॉ बनाना है उसके लिए काम करेंगे। सो इनडायरेक्टली वहाँ पे हम जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वो हम वहाँ पे चलाएंगे। ओके, सो द डिबेट इज जनरली हेल्ड इन द असेंबली टू डिस्कस द करंट प्रॉब्लेम। जे आतापर्यंत झालेलं आहे ते, रुलिंग गव्हर्नमेंट असो की नॉन रुलिंग असो, गव्हर्नमेंटचं वर्क त्यामध्ये रुलिंग अँड नॉन रुलिंग पार्टीचं काही राहत नाही। श्वेत पेपरमध्ये, व्हाईट पेपरमध्ये जे गव्हर्नमेंटची आत्ता सद्यस्थिती काय आहे ती सद्यस्थिती विचारल्या जातं। ओके, समोरचं येणारं काम नाही, गव्हर्नमेंटने कुणाशी करार केलेले आहे, एखादा प्रोजेक्ट येणार असेल त्यावर जर करार केलं असेल, विचाराधीन असेल, ठीक आहे, गव्हर्नमेंटची प्रोसेस चालू असेल, ते व्हाईट पेपर्समध्ये श्वेतपत्रिका काढण्यामध्ये पार्लमेंटमध्ये असेंब्लीद्वारे गव्हर्नमेंटने केलेल्या कामाची पावती देणं। ओके, की आतापर्यंत काय वर्क झालेलं आहे आणि काय वस्तुस्थिती आहे, रूमर्स नाही, हो ना, बरोबर ना, की आपण म्हणतो नाही मेरी उनके साथ बात चल नहीं रही है, काय झालं आहे ते सांगा, ते श्वेतपत्रिकामध्ये दिसते। श्वेतपत्रिका निघाली तर त्यावर शिक्कामोर्तब होतं की नाही एवढं काम झालेलं आहे, त्यावर कुठलंही लाईन नसतं। सो सम MLA, देखो, द डिबेट इज जनरली हेल्ड इन द असेंबली टू डिस्कस द करंट प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द डिबेट टाइम MLA एज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अपना एक्सप्रेस कर सकते, आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इश्यूज, गिव देयर सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन by the government. The minister then replies to the questions and assure the assembly that adequate steps are being taken. तो ये एक ऐसा मंच होता है असेंबली या पार्लियामेंट, वहाँ पे हम जो जिनको चुन के देते इलेक्ट करके देते, वो लोग वहाँ पे डिबेट कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी राइजिंग इश्यूज़ है उसको उठाकर गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। जैसे अभी महंगाई का मुद्दा है ना, इशू है, जैसे सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हो, जैसे कि टमाटर्स के रेट बढ़ रहे हो, जैसे कि कई जगह पे हिंसा हो रही है, या फिर और जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, कोई भी इशू हो, सब इशू गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। और गवर्नमेंट को उनको क्या करना होगा, पार्लियामेंट्री रूल के अंतर्गत, है ना, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट एंड पार्लियामेंट्री लॉ के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वो जवाबदेही होता है, उनको जवाब देना पड़ता है। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर PIB के अभी फ़िलहाल में कुछ PIB के अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको आएगा कि ये मिनिस्टर के थ्रू, ये मिनिस्टर के या डिपार्टमेंट के थ्रू ये मिनिस्टर ने सबमिट किया है या लोकसभा में क्या दिया है, आंसर किया है इस क्वेश्चंस को कि हमारी अब तक की ये कंडीशन है, हमने ये किया है। ओके, हमने वो अगर वाटर इशू है तो वाटर के लिए हमने क्या किया, अगर इलेक्ट्रिफिकेशन का इशू है तो हमने क्या किया, अगर एनर्जी का इशू है तो हम कौन कौन से प्लांट अभी रन कर रहे हैं, या फिर मिड डे मील स्कूल का इशू हो, कोई भी इशू हो, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, हम अभी तक कितने लोगों के लिए हमने दाना दिया, कितने लोगों को हमने मिड डे स्कूल के अंतर्गत फूड प्रोवाइड किया, कितने लोगों तक हमारे बेनिफिशरीज है, ये सारा डिटेल मिनिस्ट्री सबमिट करती है। ठीक है, और बताती है, जो MLA पूछते हैं उनको कि ये देखो हमने इस तरह से आपके लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है। सो असेंबली या पार्लियामेंट ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम क्या देखते हैं, लोगों के जो भी एक्सप्रेशंस है उसके लिए डिबेट किया जाता है ना, और उसका आंसर मांगा जाता है। जैसे अभी आज की घटना है, राहुल गांधी जो कन्विक्शन था वो सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया, राइट। सो इट इज़ द वन ऑफ द स्टेप टू रूटेन आवर डेमोक्रेसी, डीप रूटेडली जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको एक क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने का जुडिशरी का तरीका है। कोई भी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आके अगर छोटे मोटे ऐसी चीज़ों के लिए क्या नहीं कर सकती है ना, मैक्सिमम सेंटेंस नहीं दे सकती। ओके, बराबर है। तो आज का जजमेंट भी बहुत है, डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट के हक में आकर, है ना, कोई अगर गलत डिसीजन भी दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसको डिसमेंटल करेगी, राइट। और आज वही हुआ है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। फिर चलो, तो चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल टू रन द गवर्नमेंट। सो अभी सिंपल फॉर्म समझ में आ रहा है। पंचायत में कौन रिस्पॉन्सिबल थे, गांव में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कौन गवर्नमेंट चलाते थे, जिनको हमने वार्ड मेंबर करके चुन के दिए हैं,
तो महापौर और उनके जो भी वार्ड मेंबर, राइट। अभी स्टेट में कौन है फिर? चीफ मिनिस्टर एंड उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग द गवर्नमेंट। ऐसी सिंपल चीज़ें। द गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? द वर्ड गवर्नमेंट रेफर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अभी गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टेट में हम जो गवर्नमेंट बोलते हैं तो कौन कौन से नाम लेंगे हम प्रैक्टिकली? जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है? एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, टैक्स डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, और इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, ऐसे बहुत सारे, लैंड रिफॉर्म यानी लैंड डिपार्टमेंट हो, बहुत सारे, एनर्जी का डिपार्टमेंट होगा, है ना, ऊर्जा मंत्रालय। तो जितना भी हमारे गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के यानी स्टेट के, और इंडिया के लिए स्टेट यानी इंडिया का जितने भी मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत डिपार्टमेंट होते हैं, वो ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द वेरियस मिनिस्टर हु लेड देम, इसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट, ठीक है। द एमएलए हु इज गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड द, जो भी लोग आते हैं उसको हम, जो असेंबली में बैठते हैं उसको क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर। ये छोटे छोटे टर्म क्यों बता रहा हूँ? ये इंपॉर्टेंट है आपको राइटिंग के लिए कि किसका मीनिंग, किस लिए हम यूज़ करते हैं टर्म्स को। द लेजिस्लेचर असेंबली इज नॉट ओनली द प्लेस वेयर ओपिनियंस एक्सप्रेस अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर द सेवरल न्यूज़पेपर। बस यही जगह है क्या जो हम अपने लोगों की बातें कर सकते? नहीं, उसके अलावा मीडिया है, उसके अलावा न्यूज़पेपर है, उसके अलावा पब्लिक मीटिंग्स है, ऐसे अदर अलग अलग वे है, मंच है, जहाँ से हम गवर्नमेंट के लिए क्या बात कर सकते हैं? अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ अभी उसी के बारे में दी है। तो ये कुछ इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ने को मिला है बताओ? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, मेजॉरिटी क्या है, न्यू वर्ड्स, अपोजिशन पार्टी हम किसको बोलते हैं समझेगा, रूलिंग पार्टी किसको बोलते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिंपल है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शनरी आपको समझना है। अभी आगे की पढ़ाई कैसे करना है? आगे की पढ़ाई में सिंपल स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर को क्या क्या राइट्स है, गवर्नर कौन से आर्टिकल से फॉर्म होता है, गवर्नमेंट को किस तरह से इलेक्शन होता है, उसको कौन इलेक्टेड करता है, राइट। उसी तरह फिर चीफ मिनिस्टर कौन से आर्टिकल्स उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिए, ये सारा तुम्हारा क्या होगा? यूपीएससी का पढ़ाई। तो आपने तो वैसे आपका दोनों की क्लास हुई है ना इसके पहले, यानी पायल मैम पढ़ाती थी ना, तो हो गए क्या आपके? आप नहीं थे? अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किए थे, ठीक है। तो आपका तो हुआ होगा। तो ये सारा पॉलिटी हम वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा जब भी आपका पॉलिटिकल पढ़ेगा। तो चलो एक बार लास्ट में इसको रिवाइज करते हैं। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अभी बताओ क्या क्या क्लैरिटी है हमें। स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन रहेगा? सबसे पहले हेड कौन रहेगा? गवर्नर, ओके। इसको हम गवर्नर को क्या बोलेंगे? हेड ऑफ द स्टेट। फिर गवर्नमेंट यंत्र जो सिस्टम है वो किस तरह से रहेगी? जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसके लिए हम स्टेट की में जितना है उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की होगी, ओके। तो उसके लिए हम सबसे पहले किन को चुनेंगे? एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। एमएलए कौन चुन के देगा? कहाँ से चुन के देंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ओके। सो 1 मेंबर फ्रॉम द 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो स्टेट में जितनी असेंबली की सीट होगी उतने हम एमएलए चुन के देंगे। फिर एमएलए चुन के बाद गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? जिसको मेजॉरिटी होगी, क्या होगी? मेजॉरिटी होगी मतलब वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास हाफ से ज़्यादा मेंबर इलेक्ट हुए हैं, एमएलए चुन के आए, वो क्या होगा? मेजॉरिटी पार्टी। तो मेजॉरिटी पार्टी ही क्या बनाएगी? फिर क्या फॉर्म करेगी? गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, बराबर है। अब गवर्नमेंट फॉर्म करेगी मतलब क्या चुनेगी बताओ? किसको चुनेगी? सीएम को, राइट। और सीएम फिर किसको चुनेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये बन गई गवर्नमेंट की मेन विंग, जो एक्टिंग गवर्नमेंट है, ओके। और ये रिस्पॉन्सिबल किसको होगा? कहाँ से चुन के आए हैं? इसके लिए हमने कौन सी जगह बनाई है? असेंबली। उसके लिए हम क्या बोलेंगे? असेंबली।
तो ये सब चुन के आए हुए लोग हैं, कहाँ बैठेंगे? ये सारे लोग असेंबली में बैठेंगे, ठीक है। और कोई स्टेट का 1 सिंगल असेंबली हाउस होगा, किसी का 2, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, इस तरह से। तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिर ये गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है? तो ये गवर्नमेंट काम करती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये स्टेट असेंबली है, जो एमएलए बैठते हैं असेंबली में, ये क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं, राइट, बराबर। दे आर टेकिंग द वेरियस लॉ बनाने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्कशंस करते हैं पॉलिसीज़ के बारे में, है ना। बहुत सारे एमएलएज डिबेट करते हैं यहाँ पे, किसके लिए? कि अब तक गवर्नमेंट में ने क्या किया। तो इसको बाइफरगेट कैसे करोगे? अभी बाइफरगेट कैसे करेंगे हम? इस तरह से, स्टेट, हम सबसे पहले क्या चुनेंगे? स्टेट का जो गवर्नमेंट काम करता है, कहाँ करता है? असेंबली। इसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में? ये लेजिस्लेटिव असेंबली में हम किसको चुन के देंगे? कौन इलेक्ट करेंगे? एमएलए, बाय द पीपल, बाय द पीपल। कहाँ से? अ पर्टिकुलर, फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ में? इस तरह से। अभी ये जो एमएलए जो आए हैं, ये कहाँ बैठेंगे? फिर असेंबली में। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी फॉर्म आ गई। लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है? लॉ मेकिंग। तो गवर्नमेंट के 2 विंग हो गए अभी, एक लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग, और सेकेंड वर्क कौन सा रहेगा? पॉलिसी मेकिंग, रनिंग गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी विंग बोलते हैं? कौन सा विंग? एग्जीक्यूटिव्स। क्या बोलते हैं हम? एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, और ये एग्जीक्यूटिव्स कहाँ से आएंगे? जो गवर्नमेंट रन करते हैं, कहाँ से आएंगे? ये जो हम एमएलए हमने चुन के दिए, यही से क्या आएंगे? एग्जीक्यूटिव आएंगे, है ना। तो ये कौन रहेगा? जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, डायरेक्टली रन द गवर्नमेंट। असेंबली गवर्नमेंट रन करती है क्या डायरेक्टली? नहीं, इट इज़ गवर्न बाय द एग्जीक्यूटिव्स। और उसके लिए हमने किसको नाम दिए? सीएम एंड सीओएम, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। कभी भी अगर आप सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखने के बजाय कौन सा वर्ड लिखना है आपको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज द राइट वर्ड फॉर राइटिंग द आंसर्स। ओके, समझ गए? ये छोटी छोटी चीज़ें आपको राइटिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम जनरली ऐसा कभी भी लिखना हो, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बारे में, गवर्नमेंट हेड के बारे में, तो किसके साथ लिखना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, अभी हमने बोला कि जिसके पास, जो एमएलए हम असेंबली में चुन के लाएंगे, वहाँ से जिसके पास मेजॉरिटी होगी, क्या होगी? मेजॉरिटी, बराबर है। जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो क्या फॉर्म करेगा? गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, राइट। वो क्या फॉर्म करेगा? गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट कौन है अभी बताओ? वो गवर्नमेंट मतलब ही हमारे एग्जीक्यूटिव, और वही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हेडेड बाय सीएम। तो ये 2 फॉर्म, ये जो गवर्नमेंट का ये सीन है, जो इस तरह से रहेगा। स्टेट में सबसे पहले असेंबली, है ना। तो इसका और आगे में अभी हम कॉन्सेप्ट यानी देखेंगे, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो इसको मत ये कीजिए, मैं आपको बता, हो लिखना है क्या? नहीं ना। हाँ देखो, अभी उसको और वैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे स्टेट, ठीक है। तो स्टेट का गवर्नमेंट जो है वो किस में, स्टेट का गवर्नमेंट वर्क कहाँ से चलता है? उसको क्या करते हैं हम? स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली किन लोगों से बनती है? एमएलए से,
एमएलए कौन चुन के देता है? हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज आते हैं बाय द पीपल, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों के द्वारा। अब ये एमएलए जिसकी भी मेजॉरिटी होगी, क्या प्रोविज़न है? जिन पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होगी, पॉलिटिकल पार्टी की क्या होगी? मेजॉरिटी होगी, वो क्या बनाएगा? चीफ मिनिस्टर बनाएगा। और चीफ मिनिस्टर किसको चुनेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अभी ये क्या दिखता है इसमें? जो स्टेट असेंबली है जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, तो असेंबली का मेन वर्क क्या है? बताओ, असेंबली का मेन वर्क क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल? व्हाट इज, क्या है? देखो बस इतना ही कंसेप्ट है, मेकिंग लॉ किसके लिए? फॉर स्टेट, इतने तो फंक्शन है। असेंबली का काम क्या है? मेकिंग लॉ फॉर स्टेट, लेजिस्लेचर। इसीलिए हम असेंबली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। तो देखो, हमने जब कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी नेशंस, कोई भी स्टेट के लिए 3 मेन इंस्टीट्यूशन देखते हैं। एक लेजिस्लेचर, तो ये हो गया लेजिस्लेचर। अभी यही लेजिस्लेचर से हमने एक सिस्टम बनाई है, वहाँ पे जो उसको मेजॉरिटी एमएलए को होगी, वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्न करने के लिए क्या करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनेगा। तो ये कौन सा काम हो गया? सेकेंड विंग। कौन सी विंग? कौन सी विंग हो गई ये? एग्जीक्यूटिव्स। क्या होगा ये? एग्जीक्यूटिव। अब कौन सा पिलर बचा? थर्ड, जुडिशियरी, वो इंडिपेंडेंट है, राइट। तो हम जो एग्जीक्यूटिव्स सेपरेटली चुन के दे रहे क्या? सेपरेटली चुन के दे रहे क्या? नहीं। कहाँ से ले रहे हैं? जो हमने लेजिस्लेचर लॉ बनाने के लिए जो लोग चुना था, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, वही से जिनको मेजॉरिटी है, वही पार्टी क्या कर रही है? एग्जीक्यूटिव का वर्क कर रही है। मतलब लेजिस्लेचर जिनको, जो भी हम कायदा बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया था, इलेक्ट करके हम उसको असेंबली में भेजे थे, उनका काम क्या था? सिर्फ लॉ बनाने के लिए हमने उनको इलेक्ट किया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ड्यूअल वर्क दे दिया है। कौन सा? कि सम एमएलएज कैन मेक अ ग्रुप और मेक अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर हु विल रन द गवर्नमेंट। एक्चुअली गवर्नमेंट रन करने का अधिकार किसको दिया है? गवर्नर को। बट गवर्नर ऑन द एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। मतलब हमारी गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल है क्या? नहीं। कौन सी है? पार्लियामेंट्री। क्यों हम पार्लियामेंट्री बोलते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द पार्लियामेंट या कम्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ओके। तो एमएलए को ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी? एक, इसलिए देखो इस एनसीईआरटी में उतना डीप नहीं बताया जो मैं अभी बता रहा हूँ। ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा? एक तो लोगों को रिप्रेजेंट करना और दूसरा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट चलाना। सभी को है क्या? नहीं। जो गवर्नमेंट में है सिर्फ उन्हीं को है, अदर लोगों को नहीं। तो ये है तुम्हारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो 2 सिस्टम्स यहाँ से हमें देखने को मिलता है। और इसके लिए फिर एमएलए, अभी असेंबली में एक तो हमने बोला लॉ मेकिंग है ना, उसके साथ कौन सा काम दिया है इनको? लॉ मेकिंग के साथ साथ गवर्नमेंट चलाने के लिए अगर कुछ लॉ की ज़रूरत है, मान लो यहाँ पे बहुत उपद्रवी लोग हैं जो दंगा कर रहे हैं, तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए हमें लॉ तो लगेगा ना। पुलिस के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। पुलिस ऐसे ही पकड़ के मारेगी क्या? कोई भी पुलिस, कोई भी लॉ, विदाउट लॉ कोई भी पुलिस एक्शन ले सकता है क्या? आपको अरेस्ट कर सकता है विदाउट लॉ, है ना। तो उनको लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस को क्या मिलना चाहिए? पावर्स। और उनको पावर्स कहाँ से आएंगे? बाय द लॉ, है ना। जो कौन बनाएगा? कायदे से, कानून से। वो कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर का काम है। तो फर्स्ट क्या है? लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग के साथ और कौन सा काम है इनको? जो गवर्नमेंट रन कर रहे, कौन गवर्नमेंट चला रहे? एग्जीक्यूटिव चला रहे ना, जो यही से निकले हैं,
उनके ऊपर क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी चेक करना है, राइट? समझ रहा अभी? उनको क्वेश्चंस पूछना है कि आप गवर्नमेंट में क्या कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है, आप इसको सही तरीके से चला रहे हो, ये समस्या है, पानी नहीं पीने को, आप पानी क्यों नहीं दे रहे हो, राइट? रीज़न बताओ, आप क्या समस्या है आपको, है ना? आपके पास कायदा नहीं है, लॉ नहीं है, हम बना के देते हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम को दूर करो। सो ये जो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ये देखे, ये किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसको रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, किसको रहेंगे बताओ, किसको जवाबदेही है? असेंबली। दैट इज़ वाई अगर ये असेंबली अगर ये बोलते कि नहीं तुम नहीं कर सकते, असेंबली क्या कर देंगे, एमएलए उनके ऊपर का जो भी विश्वास है ना, फेथ है, वो निकाल देंगे। तो कॉन्फिडेंस जो है उनको, वो कॉन्फिडेंस वापस ले लेंगे। अब जो गवर्नमेंट निकले, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो गवर्नमेंट चला रहे, अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो क्या हो गया, गवर्नमेंट गिर जाएगी। मतलब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज़ द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट है, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा वर्ड यूज़ करना है आपको, रिस्पॉन्सिबल। कौन सा वर्ड यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अगर मान लो अगर ये नहीं होता, ये कौन सा सिस्टम नहीं होता, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो, और ये यहाँ से चुन के नहीं आते, तो कौन चलाता गवर्नमेंट, कौन चलाता, गवर्नर। अभी लोगों का ही गवर्नर, अगर लोगों को ही ये करना है तो हम क्या करना पड़ा रहता, हमें गवर्नर को डायरेक्टली इलेक्ट करना पड़ा रहता। और जहाँ पे गवर्नर को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उसी को, वो गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम, कौन सा बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहा अभी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनके ऊपर किसी का रिस्पॉन्स है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, या फिर किसी को जवाबदेही है? नहीं। ये 5 साल के लिए चुन के आएगा, ये 5 साल काम करेगा, ये किसी को, इसके ऊपर किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। काय कुणासमोर, प्रेसिडेन्शियल फॉर्म ऑफ मुद्दा कुठून ठेवणार, ते तर त्याला ते काँग्रेसमध्ये जेव्हा काही मुद्दे लेजिस्लेचरमध्ये येणार तेव्हाच, अदरवाईज डिरेक्टली त्याला आपण कोणतेच हे नाही करू शकत. पब्लिक प्रेशर, हां, आणि त्याच्यावर जर त्यांनी चुकीचं कारवाई केली तर काँग्रेसकडून भारी बहुमताने काय करावं लागतं, इम्पीच करावं लागतं. सेम जसं आपण इम्पीच करतो प्रेसिडेंटला, इट इज़ लाइक दैट. आणि जे आपण जो हम क्या बोलते हैं उसको कि स्टेट, मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है अभी, नहीं रहेगा, वो रहेगा ही नहीं सिस्टम, तो पार्लियामेंट रहेगा. ओके, तो पार्लियामेंट टू प्रेसिडेंट जो भी कुछ आर्टिकल है जिसमें रिलेशंस है कि कुछ ऐसे पब्लिक इश्यूज़ में, पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी चीज़ रहेगी उसके ऊपर जो भी जवाब देना है तो जवाब वो मान सकते हैं. तो तब उनके ऊपर जो भी टिप्पणी है, जो भी आंसर है, वो प्रेसिडेंट किसको देगा, पार्लियामेंट में सबमिट कर देगा. ठीक है, उस तरह के सिस्टम. वहाँ पे डायरेक्टली उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है. 4 साल आए, वहाँ पे 4 साल का टेन्योर होता है. कहाँ पे, यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट है ना, 4 ईयर होता है ना, 4 ईयर टेन्योर होता है. हर 4 साल में इलेक्शन होता है. तो 4 साल के लिए एक बार आए. अभी कौन था इसके पहले, डोनाल्ड ट्रंप. अभी इसके ऊपर बहुत सारे एक्शंस के लिए उनके ऊपर है ना, चालू है ना. अभी उनके जो भी उनके जो भी गुने थे वो वहाँ के जुडिशरी सिस्टम ने कंफर्म कर दिया है. अभी ट्रायल चलेगा उनका, है ना, अभी ट्रायल चलेगा. इस तरह से हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में हमने ये सिस्टम नहीं रखा. क्यों नहीं रखा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा,
वन ऑथोरिटी पर्सन सब रहेंगे तो अपने मनमर्जी से गवर्नमेंट को रन कर सकता है, वो किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा। दैट इज़ वाई आवर फॉर्मर जो भी आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने प्रेसिडेंसी फॉर्म गवर्नमेंट को सिलेक्ट नहीं किया और क्या चुना, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना। जो पार्लियामेंटरी फॉर्म डायरेक्टली पार्लियामेंट किसके ऊपर कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करेगी। अगर वो सही तरीके से गवर्नमेंट नहीं रन करेगा और वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सो देयर इज़ द वेरियस व्यूज़ है ना, डिफरेंट लोगों का वहाँ पे समावेश होगा, इंक्लूजन ऑफ ऑल द मेंबर, अकेला नहीं। और जब यही मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है, ये आगे में आपको पढ़ना है फिर आगे में, कि जब मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है तो वही अथॉरिटी बन जाती है लाइक अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अभी चल रहा है, जो इंदिरा गांधी के काल में था कुछ दिन के लिए, है ना। तो मेजॉरिटी जब फुल मेजॉरिटी होती है तो गवर्नमेंट एज अ प्रेसिडेंट लाइक वर्क करने लगता है, उनके हर डिसीजन अकेले के होने लगते हैं और फिर इंक्लूजन कम होता है ना, सबका इंक्लूजन कम होता है, रिप्रेजेंटेशन कम होता है और तब हम उसको अथॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ मूव होना कहते हैं। ओके, तो ये हम आगे में पढ़ेंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्युन्सी थ्रू राहतं, देर इज अ प्रिफरन्स फॉर्ममध्ये राहतं, वेगवेगळ्या कंट्रीचं वेगवेगळं आहे, प्रिफरन्स फॉर्म राहतं आणि 51% ज्या पार्टीला वोट मिळेल आणि जो त्यांचा लीडर असेल त्याला, है ना। सिंपल मतलब ऑब्वियसली 51% अबो सिंपल ही होगा ना, है ना। 51% जिनको ज़्यादा वोट आएंगे, सिंपल यही रखना है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डायरेक्टली सीनेट का अलग से इलेक्शन होगा, एमएलएज का अलग इलेक्शन होगा और एज अ प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होगा। मतलब अगर हम स्टेट में रहते और हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो हमने असेंबली में लोगों को अलग चुन के दिया रहता जो लॉ बनाएगी गवर्नमेंट चलाने के लिए, और यहाँ पे गवर्नर जो रहेगा, जो हेड होगा, वो हम अलग से चुन के देंगे। इसमें दिक्कत क्या हुई रही थी, दिक्कत ये है कि जिसको भी गवर्नर करना है, गवर्न करना है, शासन चलाना है, उसके लिए क्या ज़रूरी रहेगा, उसके लिए ज़रूरी रहेगा लॉ। विदाउट लॉ वो कुछ नहीं कर पाएगा, पॉलिसीज़, और वो सारी कहाँ बनेगी, वो सारी कहाँ बनेगी, असेंबली में। ठीक है, जो भी बड़े बड़े बिल है वो बिल कहाँ बनेंगे, पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट बनाएगी खुद, मतलब टेलीकॉम पॉलिसीज़ बनाना है या कुछ अदर बनाना है, लेकिन जो लॉ है वो कहाँ फॉर्मुलेट होंगे। कोई भी चीज़ कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, कायदा, लॉ, रूल चाहिए ना, रूल एंड लॉ, वो कौन बनाएगा, स्टेट असेंबली। तो तब ये जो प्रेसिडेंट है वो पार्टी अगर अलग पार्टी से आया है और असेंबली में वोटिंग पावर्स अलग है तो उस वक्त क्लैशेस होते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे में पढ़ेंगे, आप प्रेसिडेंशियल के क्या फॉर्म यानी बेनिफिट्स हैं और पार्लियामेंटरी के क्या बेनिफिट्स है, किस तरह से वर्किंग होता है। तो वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन 12 के एनसीईआरटी में दिया है ना। कंटेम्पोररी डेमोक्रेसीज, अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरह से डेमोक्रेसी चल रही है। तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया, अभी समझ गए कि कोई दिक्कत है अभी, है ना। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ईजी है, बस आपको जस्ट पढ़ना है, कोई कंसेप्ट नहीं। ग्रोइंग अप बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या दिया है इसमें, सिंपल चीज़ दी है कि जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शंस थ्रू विच अ सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स रोल ऑफ अ मेल एंड फीमेल्स आर डिफाइंड। तो जेंडर के बारे में दिया है कि हमारे यहाँ किस तरह से जेंडर इनइक्वलिटी देखी जाती है। जेंडर इनइक्वलिटी मतलब मेल एंड फीमेल में इनइक्वलिटीज़। तो वो आपको एक एडिशनल पार्ट है, वो जो आपको पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ है। तो वहाँ पे दिया गया है कि जिस तरह हमारे यहाँ जेंडर इनइक्वलिटी है, ठीक है, मेल एंड फीमेल, है ना, जो काम करती है, महिला भी काम करती है, वुमन भी काम करती है, हाउसवाइफ करके काम करती है, लेकिन उसको काम को वैल्यू नहीं दिया जाता। वही अगर मेल काम करता है तो मेल को ज़्यादा वैल्यू, उसके वर्क को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, ज़्यादा स्टेटस दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में क्या है, जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी देखी जाती है। तो ये किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी से रिलेटेड है। और इसके लिए ऐसे के लिए
और जनरल चीज़ें लिखने के लिए भी आपको काम में आएगी। हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे इसको। जेंडर इज द सोशल कंस्ट्रक्शन थ्रू विच द सोशल एंड द कल्चर रोल ऑफ द मेल एंड फीमेल्स आर डिफाइंड। तो हमारे सोसाइटी में मेल और फीमेल के जो भी रोल्स है वो डिफाइन किए गए हैं। मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज वैल्यूज मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ पे मेल को और फीमेल को अलग अलग वैल्यू दिया जाता है। अगर हम वही गांव की बात करें तो रूरल एरिया में आज भी देखा जाए तो मेल से ज़्यादा या मेल और फीमेल इक्वली ट्रीट होती है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम तरीके का काम करते हैं। बट वही हम मिडिल क्लास फैमिली में देखेंगे तो मेल के वर्क को ज़्यादा वैल्यूड होता है और फीमेल वर्क को कम होता है। जो हाउसवाइफ करके काम करती है, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द केयर ऑफ द ऑल फैमिली मेम्बर, ये सारा वर्क हम वैल्यू करते हैं क्या? नहीं। हम उसको कहीं वैल्यूड मनी के फॉर्म में देते हैं क्या? नहीं। एज अ हाउसवाइफ काम करती है दिन भर, उसका हम वैल्यू करते हैं क्या? नहीं करते। इन टर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म 0 एंड एज अ स्टेटस वो भी हम नहीं देते हैं। तो ये हमारा सोशल कल्चरल क्या है? हमारा सोशल जेंडर बेस्ड, जेंडर के लेकर इनइक्वलिटी है। सो मोस्ट ऑफ ऐसी सोसाइटीज़ है जो महिला और पुरुष को अलग अलग देखती है। द रोल ऑफ वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस दैन द रोल मैन प्ले। जो काम आदमी करता है उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती है और जो औरत करती है उसको कम। दिस क्लियर्स द फैक्ट दैट मेन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। और ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। कौन सी? हार्ड रियलिटी। ओके, सो जेंडर जस्टिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू टू बी हाईलाइटेड। तो ये आपका टॉपिक किसके लिए है? फॉर एसेज एंड अदर थिंग्स के लिए आप जेंडर जस्टिस को क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। और इसके लिए आपको बेसिक आइडिया देगा। जैसे समोन आइलैंड है एक, कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। वहाँ की स्टोरी बताइए कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1990s की बात उन्होंने कही है कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो चौथी तक दोनों साथ में रहते हैं। उसके बाद आफ्टर द 4 and 5 years जो या 6 year जो भी मेल बॉर्न होता है यानी मेल बॉयज़ जो होते हैं, बॉयज़ पापा के साथ फिशरीज करने चले जाते हैं और जो भी डॉटर है वो क्या करेगी? भाई बहन को संभालते बैठेगी। इस तरह से वर्क चलता है उनका। तो एट द एंड जब वो 14-15 साल की होती है उसके बाद में उसको भी इक्वलिटी से काम के लिए आगे देखा जाता है। जैसे बोला है, व्हेन द गर्ल्स बिकेम टीनेजर दैट इज 14 ईयर ऑफ एज दे वेयर अलाउड मोर फ्रीडम एज दे कुड देन गो फॉर द फिनिश एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज़ और हेल्प देयर मदर इन कुकिंग। तो इस 14 साल तक उनको क्या घर में बच्चों को ही संभालना होता है, छोटी बच्ची को। आफ्टर द टीनेज कंप्लीट होने के बाद उनको फ्रीडम दिया जाता है। सो हियर एक डिफरेंट क्या दिया है? सीन दिया है कि किस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरह से मेल एंड फीमेल में डिफरेंसेस है। मध्य प्रदेश में भी बोला है कि मध्य प्रदेश में लड़के को, बॉयज़ को मोर वैल्यू दिया जाता है कंपेयर टू द फीमेल। ओके, हाउसवर्क जो भी घर में काम किया जाता है उसको हम वैल्यू देते नहीं है। वो सोसाइटी के बारे में लिखा है। इफ़ वी लुक एट द लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ लाइक, किस में आते हैं? स्वीपिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स and dishes or looking after children. Most of these are women. A number of housework actually involve many different tasks. The work requires strenuous and physical demanding situation. और ये सारे करते हुए भी उनको इक्वली वे से नहीं देखा जाता जबकि वो इतना सारा काम करते हैं। सो वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी क्या है? हार्ड रियलिटी। तो इसमें आप पढ़ पाओगे कि किस तरह से सोसाइटी में फीमेल वर्क को क्या किया जाता है? निगेटिव दिखा जाता है या उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है और मेल को उतना वैल्यू दिया जाता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। ओके, तो ये आप पढ़ लेना। तो पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। ओके, ये कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आप पढ़ लेना एनसीईआरटीज़ में। चैप्टर 5 किसके अराउंड है? वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो किस तरह से देश में या जगत में, पूरे विश्व में किस तरह से वुमेन वर्ल्ड को चेंज कर रही है या फिर न्यू एक्टिविटीज़ कर रही है।
ओके, वुमेन हैव फेसिंग द इनइक्वलिटी एट द एवरी स्टेप, ये आप लिखने के लिए आपको बहुत काम में आएगा। ओके, वुमेन हैव बीन फेसिंग इनइक्वलिटीज़ हर स्टेप पे। बाय गेटिंग एन एजुकेशन वुमेन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू राइज इन द एवरी फील्ड। अब ये सिचुएशन है, वुमेन्स मूवमेंट हैव राइजन टू चेंज चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन। तो जग भर में हम देखा जाता है कि हर सोसाइटी में वुमेन्स को कम आंका जाता है। एजुकेशन के वजह से अभी यही महिलाएं आगे बढ़ रही है, और अभी जो भी वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसके लिए अलग अलग जगह से अलग अलग वर्ड में या अलग अलग कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ क्या कर रहे हैं, वुमेन्स खड़ी हो रही है और चैलेंजिंग दे रही है। ओके, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बहुत कम है, और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी कम है और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा। तो इस तरह से हमारी महिलाओं की कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, ये पढ़ने वाला ही चैप्टर है, कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इसके ऊपर हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे ज़्यादा। कौन कौन सी चीज़ें बताइए, हम देख सकते हैं। ठीक है, वुमेन चेंजिंग इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत लोगों को कम अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक्सपेक्टेशन उनसे हाई होता है। सेकेंड, जनरली कई जगह हम देखते हैं कि सिर्फ क्या है, नर्स के जैसी पोस्ट है ना, साफ़ सफाई करना, यही काम के लिए उनको देखा जाता है, तो हार्डवर्क ज़्यादा है। दूसरा चीज़, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वुमन है जैसे लक्ष्मी लाकरा, इन्होंने ब्रोक हिज स्टीरियोटाइप इमेज व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर ऑफ द नॉर्थर्न रेलवे। तो इस तरह से कोई बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं अभी जो, जैसे पहले फ्लाइंग विंग कमांडेंट के लिए नहीं चुना जाता था, अभी महिलाएं उसमें भी आगे आ रही है, फाइटर प्लेन्स उड़ा रही है ना। पहले रेलवे नहीं चलाती थी, लोको पायलट नहीं बनते थे, वो अभी बनना चालू हो गया है। ट्रक ड्राइवर ही नहीं करते थे, अभी ट्रक ड्राइवर। अपने शहर में ले लो, पहले रिक्शा नहीं चलाते थे, अभी रिक्शा चलाते। सो वुमेन्स आर क्या हो रही है, अभी बराबरी का काम करने आ रही है। ठीक है, तो ये स्टार्टअप, ये सब एजुकेशन के वजह से हम देखने को मिलता है। सो लर्निंग फॉर चेंज, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हम अगर स्कूल की बात करें तो बहुत जगह आज भी ऐसा है कि 10th के बाद बहुत सारी लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और क्या बताए इसमें, जैसे कुछ 2-3 चीज़ें बताइए कि किस तरह से वुमेंस आगे आई है। जैसे 1980s का एग्जाम्पल दिया है, रमाबाई का नाम सुना होगा, है ना, राइट। उन्होंने एजुकेशन में काम किया है, डॉक्टर भी किए उन्होंने। उसके बाद रोकिया शेखावत हुसैन, उन्होंने, वो एक फेमस राइटर है इंग्लिश की। ठीक है, उसके बाद नाम दिया है रासे सुंदरी देवी ऑफ बंगाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड एज अमर जीवन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी दे सकते हैं, अभी के बहुत सारे दे सकते हैं ना, बहुत सारे। सावित्रीबाई फुले है, आनंदीबाई जोशी है, आप बहुत सारे ऐसे, रमाबाई रांडे हैं, तो बहुत सारे नाम आप दे सकते हो जो ये कल्चरल था, स्टीरियोटाइप था की लड़कियां सिर्फ क्या करने आई है, चूल आणि मूल, मराठी चूल आणि मूल म्हणतो, सिर्फ रोटियां बेलने। तो अभी रोटियां बेलने के काम है क्या, नहीं। तो अभी रेसलर भी बन रहे, फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, सारी चीज़ में आगे आ रहे हैं। ठीक है, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे किस तरह से है, तो आज भी हम देखते हैं। तो देखो आज की कंडीशन क्या है, टुडेज एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ बोथ द बॉयज एंड गर्ल। डिस्पाइट दैट, दोनों का है, बट अभी भी ओनली 50% ऑफ द गर्ल्स रिसीव एन एजुकेशन। इंडिया हैज़ अ सेंसस सर्वे 10 years विच काउंट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और इसमें क्या आया है कि दिस इंफॉर्मेशन किसके लिए यूज़ होता है, हमें लिटरेसी और सेक्स के लिए। तो ह्यूज नंबर ऑफ 2014, यहाँ पे 14 की जगह 11 चाहिए। सेंसस वाज शो दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली दैन द दलित गर्ल टू कंप्लीट द प्राइमरी स्कूल। मतलब दलित से भी कम है, और ऑलरेडी दलित की ऑलरेडी संख्या कम है, ओके, इन द एजुकेशन। सो मेनी रीजन्स लाइक द नॉन अवेबिलिटी ऑफ द टीचर्स, schools, lack of the transport, cost of education, indifferent attitudes of teacher and the parent are responsible for the negligence of education। ये जो यहाँ पे जो मैटर्स आपको दिए जाते हैं ना, यही आपको पेपर में लिखना होता है। Why in India having the gender gap? ओके,
बराबर है ना। तब आप क्या लिखोगे, कहाँ से तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि कौन कौन से रीज़न है। तो कुछ चीज़ों आपको ऑलरेडी हर एक जो भी प्रॉब्लम है, जैसे जेंडर जस्टिस के बारे में, तो उसके रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइप, बिकॉज ड्यू टू द इंडियन मेंटालिटी, है कि नहीं। और गवर्नमेंट साइड में सोचेंगे तो कौन कौन से, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द स्कूल, कई जगह गांव खेड़े में ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, फुल सीजन रोड नहीं है ना। तो हम ऐसे आपको क्या सोचना पड़ेगा, ऐसे रीज़न सोचेंगे और वही रीज़न फिर हमारे आंसर्स में आना चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी राइटिंग्स के लिए आपको स्किल डेवलप कराती है। वुमेन मूवमेंट कौन कौन सी है वो भी बताती है कि कौन कौन सी वुमेन मूवमेंट है ना। वुमेन हैव बहुत सारी मूवमेंट्स है। वुमेन हैव इंडिविजुअली कलेक्टिवली स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, दिस इज कॉल्ड एज वुमेन मूवमेंट। फिर वर्ल्ड में कौन कौन सी वुमेन मूवमेंट आपको पता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस। मी टू का एक लास्ट डे चला था, #MeToo, है ना, वुमेन इंजस्टिस के लिए। अरे वो रेप वाला केस जो होता था तो उसके लिए MeToo, #MeToo पे है ना इनिशिएट किया जाता ना, उस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप, यस, त्याचार केस के लिए होती, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ आप देख सकते हो, आप इसको पढ़ो तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन, सेक्सुअल हरासमेंट केस के लिए था वो MeToo, ओके। प्रोटेस्ट और शेड्यूल कास्ट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये हो गया तुम्हारा सारा एनसीईआरटी का वर्क, ओके। तो और न्यूज़पेपर और 1-2 चैप्टर्स हैं, जैसे कि ये हो गया व्हेन चेंज द वर्ल्ड, और 2 चैप्टर हैं, हाँ इतना हो गया 7 का। तो और 1-2 चैप्टर्स है वो आप, जैसे मीडिया एक है और वो मार्केट और न्यूज़, तो आप पढ़ लेना, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी आप पढ़ लेना, ओके। और क्या क्या पूछना है आपको 8th के एनसीईआरटी के लिए, इसको हम क्लोज कर देते हैं।